नमस्कार, जनलेख के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम वृतांतों की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। वृतांतों की यात्रा में मैं अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, वो हम आपके सामने साझा करेंगे। साथ ही साथ मेरे जीवन पर उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा और मेरा व्यक्तित्व किस प्रकार से विकसित हुआ, हम थोड़ी चर्चा इस पर भी करेंगे, प्रकाश डालेंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं नमस्कार के साथ एक निवेदन फिर से कर रहा हूं कि मैंने एक छोटा-सा प्रयास प्रारंभ किया है और इस प्रयास में, या ऐसा कहें कि मेरे जीवन की इस यात्रा में अगर आप सहभागी होना चाहते हैं, मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपने भिन्न-भिन्न जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उसमें आप इसे डाल सकते हैं और इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। आज जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, उसका मैंने शीर्षक दिया है वृतांतों की यात्रा। वृतांतों की यात्रा दरअसल बहुत पुरानी बात है। मेरे गांव में, मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं 2-3 बार अपने मंच से ये बता चुका हूं कि मेरा घर दरभंगा है। दरभंगा जिले का एक छोटा-सा गांव जो बागमती के किनारे, बड़ा सुंदर सा गांव, बड़ा प्यारा सा गांव है। बागमती नदी हमारे गांव के मध्य से बहती है और बड़ी अच्छी नदी है। उसके साथ कई किस्से, कई कहानियां हम लोग बचपन में सुनते रहे अपनी दादी से। तो बागमती नदी के साथ जो हम लोगों का संबंध है, वो केवल एक नदी का संबंध नहीं है। वो दरअसल उसको हम लोग अपनी माँ की तरह देखते हैं और उसी की तरह हम लोग उसको पूजते भी हैं। ठीक हमारे गांव से उत्तर, हमारे गांव के सीमांत पर हमारी कुल देवी निवास करती है, जो सिंहासनी है और बड़ा सुंदर सा गांव है। पहले तो हम लोग काफी इंटीरियर हमारा गांव हुआ करता था। आजकल तो सड़कें बन गई हैं, बिजली भी रहती है, गांव में अच्छे-अच्छे मकान बन गए हैं, तो पानी की समस्या भी लगभग दूर हो गई है। हालांकि शैक्षणिक स्तर पहले की अपेक्षा बहुत कमजोर हो गई है। हमारे गांव में उस इलाके का सबसे पहला बेसिक यानी बुनियादी विद्यालय स्थापित हुआ था। चारों तरफ के लोग हमारे गांव में पढ़ने आते थे। लेकिन विडंबना है, शैक्षणिक स्थिति हमारे गांव की अभी बहुत अच्छी नहीं है। लोग तो पढ़े लिखे हैं ही, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो नहीं बन पाया हमारा गांव। खैर, वो एक अलग प्रश्न है। तो सन 1987 का दौर था। बड़ी भयंकर बाढ़ आ गई थी हमारे गांव में और गांव में बाढ़ के कारण हमारे गांव की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, वो चौपट हो गई थी। हमारे गांव की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। गांव की जमीन बहुत अच्छी थी। पूरे इलाके के लोग कहते थे कि गुदाई पट्टी गांव की जमीन इतनी अच्छी है और 3-3 फसलें होती थी। लोग बड़े समृद्ध थे। समृद्धि तो आज भी है, पहले की अपेक्षा समृद्धि ज्यादा है, लेकिन अब दूसरे स्रोत हैं, जो आर्थिक संसाधन है उसके माध्यम से लोग समृद्ध हैं। कृषि पर काफी जो आधारित व्यवस्था थी, वो काफी कमजोर हो चुकी है।
और मुझे लगता है कि 87 का जो बाढ़ 87 की जो बाढ़ थी 87 का जो बाढ़ था, उसके कारण बहुत सारी समस्या हुई। हमारे घर का भी जो आर्थिक स्रोत था, आर्थिक संसाधन था, आर्थिक पूँजी थी, वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया और घर भी अ, बर्बाद हो गया और जैसे-तैसे हम लोग फिर से उभर कर के सामने आए और आज की स्थिति में हैं। तो 87 के बाढ़ के बाद उम, हमारे चाचा जो छोटे वाले चाचा थे राम दिनेश चौधरी, उन्होंने हमारे पिताजी के साथ मंत्रणा की और हम दरभंगा चले गए पढ़ने के लिए। हम उस समय मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे। तो मैं 88 का मैट्रिक हूँ। उसी जब हम दरभंगा गए पढ़ने के लिए तो छोटी-सी जगह थी हम लोगों के पास जो हमारे दादाजी ने बगल का एक मौजा था हमारा, जहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेच कर के लगभग 12,000 रुपए उससे आए थे उस ज़माने में और उससे दरभंगा में पतोर के कुछ बाबू थे, उन्हीं से हमारे दादाजी ने छोटा-सा टुकड़ा दरभंगा में खरीदा था। हालाँकि उस समय में ये चर्चा हुई थी कि गाँव की ही ज़मीन खरीद ली जाए, लेकिन बगल के एक वकील साहब थे अरविंद चौधरी, हमारे रिश्ते के चाचा लगते हैं। उन्होंने हमारे दादाजी को समझाया कि नहीं शहर की ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण होती है। ख़ैर वो अच्छा निर्णय था। तो वहीं हम लोग एक छोटा-सा झोपड़ी बना कर के रहते थे। हम 2 भाई थे हमारे हम मैं अपना और मेरे एक चचेरे भाई केशव चौधरी। तो पढ़ाई करने के लिए हम दरभंगा चले गए। बगल में अरविंद चौधरी जी का जो हमारे चाचा थे उनका एक लॉज चलता था। वहाँ कई जगह के छात्र आकर के निवास करते थे। तो हुआ क्या कि किसी मज़ार का उस्र प्रोग्राम कोई मज़ार-वज़ार वहाँ अगल-बगल में था, तो वहाँ पर एक बड़ा-सा प्रोग्राम होने वाला था, कव्वाली-वव्वाली का प्रोग्राम था, तो सभी लॉज के लोगों ने, बच्चों ने, लड़कों ने जो हमसे सीनियर थे, उन्होंने सबने तय किया कि भाई आज खाना-वाना बना कर के, खा कर के और कव्वाली सुनने वहाँ जाएँगे। स्वाभाविक है, जब सब जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ हो लिया। तो कव्वाली सुनने के लिए पहले ऐसे आमने-सामने की कव्वाली और इतनी अच्छी कव्वाली हमने कभी न देखी थी, न सुनी थी। तो हम लोग चले गए कव्वाली सुनने। जब हमारे गाँव में एक परिपाटी आज भी है जो भी हिंदू है वो सब सिखा मतलब अपना टिकी रखता है। जिसको जनेऊ हो गया है वो जनेऊ पहनता है। तो शिखा चोटी रखने की परंपरा थी तो हम लोग भी शिखा रखते थे। चूँकि गाँव से गए थे तो थोड़ा लंबा-चौड़ा ही वो था टीक जिसको कहते हैं वो था और बाँध करके रखने की बात नहीं थी, वो खुला ही हुआ रहता था। तो जब वहाँ गए तो वहाँ तो सब मुसलमानों की संख्या ही थी। तो और जो लॉज के थे वो थोड़ा सीनियर थे, शहर में रह चुके थे, तो उन्होंने अपनी अपनी टीकें कटवा ली थी। हमारे बड़े भाई साहब ने भी अपनी टीकें कटवा रखी थी, लेकिन मैं अभी जस्ट गया ही था, इसलिए शहर का प्रभाव कम था मेरे ऊपर और हमारी शिखा थी। तो जो मुस्लिम बच्चे थे हमारे, जहाँ बैठे हुए थे उसके पीछे से हमारा शिखा खींचना शुरू कर दिए और तंग करना शुरू कर दिए। चूँकि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए अब उनको कौन क्या करे। लेकिन एक बगल में बड़ी-बड़ी लंबी दाढ़ी थी और लुंगी, बढ़िया-सा कुर्ता पहने हुआ एक बुजुर्ग मुसलमान बैठे हुए थे। उनको उन्होंने जब ये बातें देखी तो उनको बहुत बुरा लगा और वो मुझे वहाँ से उठा कर के अपने आगे बिठा लिए और तब किसी मतलब मुस्लिम मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे क्योंकि उनको सब मतलब आदाब बजा रहे थे, काफ़ी उनकी इज़्ज़त कर रहे थे। तो फिर बच्चों को डाँटे भी वो और इसके बाद उन्होंने ही वो कव्वाल से एक फ़रमाइश की कि भाई काँच की चूड़ियाँ वाली गीत आप गाइए।
मैं जब बाद के कालखंडों में इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक धर्म और इस्लाम पर जब मैं पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि काँच की मतलब चूड़ी और सिंदूर ये इस्लाम में जायज़ नहीं माना जाता है। और आज तो जो ज़माना चल रहा है उसमें जो अहले हदीस हैं या देवबंदी हैं, ये तो काफ़ी मतलब उसको बिल्कुल हराम की तरह ही घोषित कर रखे हैं। बट हमारे इलाके में बरेलवी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और अभी भी ज़्यादा है। अभी भी देवबंदी मुसलमानों की संख्या कम है, बरेलवी अभी भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो उन्होंने फरमाइश की कि काँच की चूड़ियाँ आप गीत सुनाइए और वह कव्वाल बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने मन से काँच की चूड़ियाँ काँच की और मुझे वो 2 लाइन अभी भी याद है कि काँच की चूड़ियाँ देखिए दूर से, उसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से। पूरा गीत तो मुझे याद नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो ये मेरे जीवन का एक बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट था। हमारे गाँव के बगल के जो मुसलमान थे, तो कभी लगा ही नहीं कि वो मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो पढ़ते थे वो इमरान था, जो हमारे इलाके के हमारे पंचायत के जो सरपंच हुआ करते थे, सुलेमान उनका बेटा था वो। और सुलेमान धोती कुर्ता ही पहनते थे, मतलब बहुत सारे हमारे गाँव के जो मुसलमान थे, ख़ास करके वो दोनों गाँव सैदपुर बगल में है और हमारा गाँव जो है उसमें शेख तबके के ज़्यादा मुसलमान ज़्यादा क्या सब मुसलमान शेख ही हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये हमारे साथ उनका कोई मतलब दूर का रिश्ता है, बिल्कुल आस-पास का रिश्ता था। तो सुलेमान साहब का हमारे घर पर आना, हमारे घर के लोगों को सुलेमान साहब के घर पर जाना, ये मतलब एक रिश्ता था। तो और ये रिश्ता मुझे वहाँ भी दरभंगा के उस कव्वाली वाले प्रोग्राम में भी लगा कि ये रिश्ता लगभग-लगभग बरकरार है और दरभंगा इतना बड़ा शहर होने के बाद भी, इतने अधिक मुसलमान रहने के बाद भी इस प्रकार का इज़्ज़त और इस प्रकार का की व्यवस्था मुझे लगता है कि आज के दौर में ये कहीं न कहीं हम मिस कर रहे हैं इसको और कहीं न कहीं हमको हमारी जो वो मतलब आपस का संबंध था वो आज भी हम ढूँढ रहे हैं उसको। तो मुझे लगा कि ये वृतांतों की यात्रा का आज प्रथम दिन है और आज यहीं से शुरू किया जाए। हम अगले एपिसोड में अपने उसी गाँव के मतलब जो हमारे बगल का गाँव है सैदपुर, उस गाँव के हम रोज़ीद मियाँ की चर्चा करेंगे, जो हमारे घर का, हमारे एक परिवार के एक अंग थे और जब कभी भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई शुभ या अशुभ कार्य होता था, तो रोज़ीद मियाँ की भूमिका बहुत अहम हो जाती थी और समझिए कि सबसे ज़्यादा अहम हो जाती थी। तो हम फिर रोज़ीद मियाँ की चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आगे तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार और निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते, नमस्कार।